हेलो एवरीवन। हमने पिछली क्लास में राजस्व शब्द की उत्पत्ति के बारे में देखा था, जिसका ये रहा कंटेंट। आज हम देखेंगे राजस्व साहित्य की विशेषता क्या है। तो राजस्व साहित्य की विशेषता क्या हो सकती है? अगर सोचे तो ये राजाओं के दरबार में लिखा गया था। राजाओं को युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए लिखा गया था। राजा लोग क्या सुनते थे? ज्यादातर श्रृंगार सुनते थे या वीर रस का सुनते थे। साथ में उनकी अपन भाषा को लेके इसकी विशेषता देख सकते हैं। इससे ज्यादा इन्हीं से इसकी विशेषता निकलेगी लगभग। तो ये राजसभा में लिखा गया था, तो इसलिए ये इसको कहा गया कि ये राजपथ का साहित्य है। राजपथ का साहित्य, ठीक है। इसमें जनजीवन का अभाव मिलता है, क्योंकि सारा ध्यान तो राजाओं पर ही था। राजाओं को खुश करने के लिए राजा किससे खुश होते थे? या तो युद्धों से या श्रृंगार से, दो ही थे। तो इसमें युद्ध और प्रेम की कविताएं अपने को देखने को मिलती है। युद्ध और प्रेम की कविता देखने को मिलती है। अंगिरस कौन सा होगा? अंगिरस यानी कि मुख्य रस। मुख्य रस यानी कि जो सबसे ज्यादा रस अपने को देखने को मिलता है, वो कौन सा मिलता है? वो मिलता है उसमें वीर रस। और जो सहयोगी रस है, वो कौन सा होगा? वो होगा प्रेम का। कौन सा होता है? श्रृंगार रस। ठीक है। इसमें वीर रस के जो चार भेद होते हैं, वो चारों भेद देखने को मिलते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो युद्ध में वीर। दूसरा होता है जो दान करने में वीर होता है, जैसे कि दानवीर कौन। तीसरा कौन सा होता है? धर्मवीर होता है। तो धर्म में वीर होता है। फिर होता है दयावीर। अब ये एक ऑप्शन बना के दे देंगे, क्या कर्मवीर भी होता है क्या? तो कर्मवीर जैसा कुछ नहीं होता। ये कर्म तो सभी कर रहे हैं। पढ़ना भी कर्म है, कुछ न करना भी कर्म ही है। तो ध्यान रखना कि कर्मवीर जैसा कोई भी कर्म नहीं होता है। ठीक है। युद्धों का जीवन चित्रण मिलता है। जीवन चित्रण मिलता है। ठीक है। अब इसमें युद्धों के कारण क्या लगते थे आपको? ये कोई ऐसा तो है नहीं कोई बड़े बड़े या धार्मिक या ऐसे अच्छे कारणों की वजह से कर रहे, छोटे छोटे अपने क्षुद्र कारणों की वजह से ये युद्ध करते थे। किसी की लड़की पसंद आ गई, किसी का जमीन पसंद आ गई, तो या किसी के लिए बात के लिए ही या मजे के लिए युद्ध करने चल जाते थे। तो युद्ध इनके शुद्ध शुद्र स्वार्थों की पूर्ति के लिए लड़े थे। इस कारण इसमें राष्ट्रीय चेतना और एकता का भाव नहीं मिलता। तो युद्धों का कारण क्या था? जो कारण था वो था शुद्ध स्वार्थों की पूर्ति। इसमें राष्ट्रीय चेतना व एकता का भाव नहीं मिलता। ठीक है। तथा क्षेत्रवाद
दिखता है। ऐसा थोड़ी है कि किसी की सुरक्षा करने के लिए, किसी की रक्षा करने के लिए या किसी का भला करने के लिए ये युद्ध करते थे। वैसा नहीं था, और साथ में क्षेत्रवाद की भावना देखने को मिलती है, राष्ट्रवाद की नहीं। छोटे छोटे क्षेत्रों में बटे हुए थे, तो उन्हीं के लिए ये युद्ध करते थे। ठीक है। अब काव्यगत विशेषताएं क्या क्या देखने को मिलती है अपने को, कि इसमें काव्य रूढ़ियां, कथानक रूढ़ियों की भरमार मिलती है। काव्य रूढ़ियों पर कथानक रूढ़ियों की भरमार मिलती है। ठीक है। बारहमासा की अभिव्यक्ति मिलती है, बारहमासा शैली। बारहमासा शैली मैंने पहले भी बताया था। बारहमासा का मतलब है कि साल के 12 महीनों में नायिका के वियोग श्रृंगार का वर्णन करना, हर महीने में अलग अलग तरीके से, कि बरसात के मौसम में किस तरीके का वियोग चल रहा होगा, सर्दियों में कैसा वियोग चल रहा होगा, गर्मियों में कैसा वियोग चल रहा होगा, तो हर महीने के हिसाब से इसका वर्णन करते हैं। साथ ही प्रकृति का उद्दीपनकारी चित्रण मिलता है। उद्दीपनकारी चित्रण, उद्दीपनकारी चित्रण का मतलब समझ गए, कि अगर मान लो मैं खुश हूँ, तो मेरे को पूरी प्रकृति ही खुश नजर आएगी। पेड़ पौधे, चिड़िया, आसमान, हवा, धरती, सब मेरे को अच्छा लगेगा। और अगर मैं दुखी हूँ, तो मेरे को सारी चीजें ऐसा लग रहा होगा कि आज पता नहीं, मौसम ही खराब है, आज का मौसम अच्छा नहीं लग रहा। तो शुक्ल जी ने ऐसे ही कहा है कि अपने सुख दुख में रंगकर प्रकृति को देखा तो क्या देखा, कि मैं खुश हूं तो मेरे को सब आसपास की चीजें अच्छी लग रही है, प्रकृति अच्छी लग रही है। मैं दुखी हूं तो प्रकृति मेरे को दुखी लग रही है। अगर अपन खुश होते हैं तो बरसात हो, तो ऐसा लग रहा है कि देखो प्रकृति झूम रही है, गा रही है। और वहीं दुख में अगर बारिश आई तो बोलते हैं कि देखो आज आसमान भी रो रहा है, बरसात, बादल भी रो रहे हैं। तो इस तरीके से कि अपने सुख दुख से प्रकृति को जोड़कर देखना, और इसी का एक रूप होता है प्रकृति का आलंबनकारी चित्रण। प्रकृति का आलंबनकारी चित्रण, ये राष्ट्र साहित्य में नहीं देखने को मिलता। ये इसका मतलब होता है कि प्रकृति का आप चित्रण करो, कि उस चित्रण के हिसाब से हमारे मन में भाव आते हैं, कि अच्छा भाव आ सकता है, सुख का भाव आ सकता है, दुख का भाव आ सकता है। तो प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण करना चाहिए, और उस चित्रण से हमारे मनोभाव में जो परिवर्तन आता है या प्रभाव पड़ता है, सुख का या दुख का, वो प्रकृति का आलम्बनकारी चित्रण है। ठीक है। अब इसमें स्वाभाविक अलंकार योजना मिलती है। स्वाभाविक अलंकार योजना, स्वाभाविक अलंकार योजना से क्या मतलब है, भावों के अनुसार अलंकारों का प्रयोग होना। यानी कि भावों के अनुसार अलंकारों का प्रयोग होना। ठीक है। फिर इसमें विविध छंद योजना मिलती है। छंद योजना विविध मिलती है, इसका एक जोड़ लेंगे यहाँ पे, विविध छंद योजना। इसका एग्जाम्पल होगा कि जैसे पृथ्वीराज रासो में, पृथ्वीराज रासो अपने 69 समय देखने को मिलते हैं। इसमें अध्याय का नाम समय है या सम्यो है। इसमें अपने को 68 प्रकार के छंद देखने को मिलते हैं। इसी कारण जो नामवर सिंह ने है,
वो चंद बरदाई को छंदों का राजा कहा है। तो यहीं पे लिख लेंगे ब्रैकेट में कि चंद बरदाई को छंदों का राजा किसने कहा? किसमें हो जाएगा? नामवर सिंह। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। जी, यहाँ पे आएगा पृथ्वीराज रासो। ठीक है। लेकिन अब जहां पर युद्ध और श्रृंगार हो रहे हैं वहां पर शांत रस देखने को मिल सकता है क्या? तो वो नहीं मिलेगा, तो ये विशेषता हो जाएगी कि इसमें शांत रस नहीं देखने को मिलता है। नहीं मिलता है। ठीक है। और इसमें शैलियाँ कौन सी देखने को मिलेगी? काव्य शैलियाँ। एक तो डिंगल पिंगल शैली में। ठीक है। जब अपभ्रंश के अंदर राजस्थानी जुड़ जाए तो वो हो जाती है डिंगल। इसका मतलब है अपभ्रंश प्लस राजस्थानी। और पिंगल का मतलब है अपभ्रंश प्लस ब्रज। तो वो भाषा की पिंगल शैली हो जाएगी। ये शैलियाँ हैं, भाषा नहीं है। डिंगल और पिंगल भाषा नहीं है, ये भाषा की शैलियाँ हैं लिखने की। तो ये कुछ विशेषताएं थी राष्ट्र साहित्य की जो अपन ने देखी आज। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आज की क्लास का टॉपिक यही है। अब अगली क्लास से हम राष्ट्र साहित्य की रचनाओं के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।